ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। पिछली वीडियो में हमने मास्टर कैडर एग्जाम और लेक्चरर कैडर एग्जाम की डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उन दोनों के कोर डिफरेंस क्या है, एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है, लेवल में क्या डिफरेंस है और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, इस बारे में डिस्कस किया। एंड देन हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर मास्टर कैडर एज वेल एज फॉर लेक्चरर कैडर एग्जाम। उस वीडियो के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो डाउट थे वो क्लियर हुए और उन्होंने अपने प्लान किए। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, कुछ डाउट्स ऐसे थे जो हमें रिपीटिवली स्टूडेंट से मिल रहे थे। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपके उन मेजर डाउट्स के बारे में और उनका क्या सॉल्यूशन है, क्या उनका आंसर है, सो दैट यू शुड बी मोर क्लियर अबाउट दी प्रिपरेशन ऑफ मास्टर कैडर एंड लेक्चरर कैडर एग्जाम। ठीक है, तो कुछ मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं जो हमें रिपीटिवली मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से मिले। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन और देखते हैं कि क्या उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एक पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने पूछा वो ये था कि सर अगर अब हम आज से शुरू करें तो क्या ये पॉसिबल है कि हम मास्टर कैडर एग्जाम में और लेक्चरर कैडर एग्जाम में अच्छे से कॉम्पीट कर सकते हैं, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मन में डाउट है। तो आंसर इज यस, आप बहुत अच्छे से अभी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात कि आपको और ज़्यादा लेट नहीं करना है, अपना डिसीजन जो है वो टाइम पे लेना है। एक तो टाइमली डिसीजन लेना होगा, दूसरा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा और तीसरा हमें कंसिस्टेंट रहना होगा अगले 2 से 3 महीने में। अगर अब भी हम एफर्ट पुट करते हैं, प्रॉपर एफर्ट पुट करते हैं, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर मेहनत करते हैं, सिलेबस भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और एग्जाम भी अच्छे से दे पाओगे। लेकिन अब अगर इससे ज़्यादा डिले करोगे कि आज से 15 दिन बाद, महीना बाद, तब सोचोगे कि करें नहीं करें, करें नहीं करें, नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्जाम आ जाता है, तो सिचुएशन कुछ और हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि हमने ये एग्जाम देना है तो फिर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मन में। नोटिफिकेशन कब आता है, फॉर्म फिलिंग कब होती है, क्या होता है, वो सब चीज़ें आपके एस्पेक्ट पे नहीं है। अगर आपको पता है कि मुझे ये एग्जाम इस साल में देना है, देन इट इज़ अ गुड एग्जाम फॉर ए गुड जॉब, यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम नाउ। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट, देन यू हैव टू रिएक्ट। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलना होगा और कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी होगी। आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी, अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप सही चलते हो तो। देखो, सिंपल सी बात यह है कि ना करने के 1000 बहाने हैं कि सिलेबस ज़्यादा है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं किसी जॉब में हूँ, देखते हैं नोटिफिकेशन आ जाता है। बहुत सारे बहाने हो सकते हैं ना करने के। करने का सिर्फ एक बहाना है, एक रीज़न है कि आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है और साथ साथ अपने परिवार की लाइफ सेटल करनी है। दिस वन जॉब, दिस वन गुड एग्जाम कैन चेंज योर लाइफ टोटली। इस बात को समझ लो, नहीं तो बाद में फिर आप वही कहोगे, वही ऑप्शंस होंगे कि शुरू में तैयारी नहीं की, डिले हो गया, लेट शुरू की तो प्रिपरेशन रह गई, सिलेबस नहीं हो पाया, पेपर टफ आ गया, ये सब बातें होंगी। ठीक है, और घर वाले फिर एक ही बात कहेंगे कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, हमें राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मतलब हमें ये नहीं सुनना कि भाई एग्जाम ऐसा था, प्रिपरेशन नहीं की, हमें उस लिस्ट में तेरा नाम देखना था, वो नहीं आया, वो चीज़ गड़बड़ हो गई। तो वो टाइम आने से पहले वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट कि अगर हमने करना है, एक ही गोल है, एक ही टारगेट है कि भाई करना है, फिर सारी चीज़ें साइड हट जाएंगी। अदरवाइज लॉट्स ऑफ डाउट विल बी देयर, टाइम निकलता चला जाएगा, टाइम निकलता चला जाएगा। कभी यूट्यूब पे देखोगे, कभी टेलीग्राम में देखोगे, कभी कुछ देखोगे और टाइम निकलता चला जाएगा। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, जिस दिन कुछ एग्जाम डेट आएगी, आप पैनिक होना शुरू हो जाओगे। फिर आप शॉर्ट टर्म्स पे जाओगे, शॉर्ट ट्रिक्स पे जाओगे कि अब ये कर लेते हैं, इतने टाइम में यही बचा, यही कर लेते हैं, और वो फिर वहाँ पे आपका नुकसान होना शुरू हो जाता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए जेन्युइन येस, यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस, you can complete your question practice and test series if you will work hard for the remaining time from now. ठीक है, so this is my answer for this question. ठीक है, so एक क्वेश्चन ये आया कि सर टच छूट चुका है, पहले तैयारी की थी,
पिछले एडिशन के लिए तैयारी की थी, उसके बाद जॉब करने लग गए कहीं पे, या एमएससी के बाद जॉब करने लग गए, अभी काफ़ी टाइम से ये ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला सिलेबस जो है ये टच नहीं किया है, इस वजह से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या मैं ये तैयारी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या नहीं हो पाएगी। ये एक मेजर क्वेश्चन है। तो देखो, जो हमने जो लेक्चर्स बनाए हैं वो बिल्कुल हर कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, हर सब्जेक्ट को, हर यूनिट को। तो जब आप लेक्चर देखना शुरू करते हैं तो क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, आपने पहले तैयारी की हुई है, मास्टर्स की हुई है, ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ी हुई है, तो जब आप बेसिक से एक बार कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने लगते हैं तो सारी चीज़ें रीबिल्ड होने शुरू होती हैं, सारी चीज़ें एक बार याद आनी शुरू होती हैं धीरे 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 धीरे। और 2-3 लेक्चर्स में थोड़ी सी स्ट्रगल होती है शुरू में, क्योंकि वो माइंड उस इनर्शिया को क्रॉस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन जब एक बार आप फ्लो में आते हैं तो आपको सारी चीज़ें कलेक्ट होने लगती हैं, कॉन्फिडेंस आने लगता है, क्वेश्चन लगाओगे और कॉन्फिडेंस आएगा। एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगेंगे तो खुद दूसरे सब्जेक्ट पे जाने का मन करेगा, तीसरी यूनिट पे जाने का मन करेगा, चौथी यूनिट पे जाने का मन करेगा। तो इसका आंसर यही है कि अगर जब आप एक बार तैयारी करना शुरू करोगे, देखो नहीं करोगे तैयारी, मान लिया तैयारी नहीं की, तो कोई स्कोप है ही नहीं। ये बात क्लियर है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज के टाइम ना तो तुक्का है, ना कोई जादू है कि अचानक से बैठे और हो गया, वो नहीं होता है, ये आप सभी को भी पता है। तो अगर नहीं करेंगे तैयारी, नहीं शुरू करेंगे हम कुछ भी, ये सोचते रहेंगे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, करें या ना करें, कहाँ से करें, क्या करें, तो वो टाइम निकलता चला जाएगा। तो उस रास्ते पे तो कुछ नहीं होना है। लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं कि भाई अभी करते हैं, एक बार खुद को थोड़ा पुश करते हैं, खुद को एक बूस्ट देते हैं कि नहीं यार करना है, इस एक एग्जाम से आगे की लाइफ स्मूथ हो सकती है, फैमिली की लाइफ स्मूथ हो सकती है और एकेडमिक एक्सपोजर अच्छा मिल सकता है, तो फिर आप शुरू करोगे तो यहाँ पे आपका चांस अच्छा बन जाएगा। क्योंकि जब आप पढ़ने लगोगे एक बार बेसिक से, चीज़ों को रिवाइज करोगे तो सारी चीज़ें कलेक्ट होने लगेंगी, क्वेश्चन लगने लगेंगे और कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और एक बार वो होना शुरू हुआ, फिर जैसे जैसे एग्जाम आएगा मोटिवेशन बनता चला जाएगा, टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आप जो है एग्जाम के लिए अच्छे से रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने एमएससी के तुरंत बाद जॉब करनी शुरू कर दी थी, अभी टाइम निकल गया, एमएससी का सिलेबस नहीं पढ़ा, बीएससी का नहीं पढ़ा, या 11th-12th का पढ़ाने चले गए, उनके लिए भी एक ही प्रॉब्लम हो सकती है कि सर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉपिक नहीं किया है अभी। तो वो सब चीज़ें कवर हो जाएंगी अगर हम सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन है कि सर CSIR नेट और गेट के जो क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इन एग्जाम्स के लिए, मास्टर कैडर एग्जाम के लिए और लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अगर हम कोर्स करते हैं तो। एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला। ठीक है, तो देखो जो सिलेबस पैटर्न गिवन है खास करके लेक्चरर कैडर के लिए और मोस्टली मास्टर कैडर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं नेट और गेट के सिलेबस से काफ़ी रिजेंबल करता है। और नेट और गेट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी एक जेन्युइन सिलेबस है, वो ब्लूप्रिंट है एग्जाम का, तो वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, यस। ठीक है, लेकिन कौन से क्वेश्चन बनने की? आईआईटी गेट और नेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, उनको सोल्व करने में भी मजा आता है, पढ़ने में भी मजा आता है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को पिक किया जाता है हमेशा, लेकिन वो क्वेश्चन जो कि ईजी वाले हैं, मुश्किल वाला क्वेश्चन, नेट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ना गेट वाला टफ क्वेश्चन आएगा। लेकिन यस, जो क्वेश्चन नेट गेट में आए हैं 1 लाइनर हैं, 2 स्टेप के हैं, जो डायरेक्ट सोल्व हो रहे हैं 1 या 2 लाइन में, 1 या 2 स्टेप में, वो क्वेश्चन डायरेक्टली लिए जाते हैं। क्योंकि वो एक तो एग्जामिनर के लिए भी आसान हो गया, क्योंकि वो क्वेश्चन वेल डिफाइंड है, वो वेल प्रूव्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई गलती नहीं है। दूसरा एक ये हो जाता है कि भाई हमने गेट के क्वेश्चन भी डाले हैं बच्चों का लेवल चेक करने के लिए, तो वो एग्जामिनर के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है नेट गेट के क्वेश्चन डालने में। लेकिन इनसे क्वेश्चन वही करने हैं हमें इन एग्जाम्स के लिए जो कि बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों एग्जाम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुश्किल वाले नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कभी अब लग जाओ नेट और गेट के मुश्किल पेपर सोल्व करने के, तो वो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, सिर्फ वही क्वेश्चन जो डायरेक्ट हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो आपके कराए हुए हैं उससे डायरेक्ट आ रहे हैं, सिंपल, वो क्वेश्चन आते हैं। इसी का दूसरा पार्ट कि सर कोर्स में कैसे मिलेंगे। कोर्स में आपको CSIR नेट के भी और IIT गेट के भी सोल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे 2011 से लेके और 2025 तक के। ठीक है, सोल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, इनमें से आपने बस वही पिक करने हैं
जो कि डायरेक्ट लगेंगे। आपको खुद पता लग जाएगा जब आप असाइनमेंट देखते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हो, टेस्ट सीरीज देखते हो, तो आपको खुद पता लग जाएगा। प्रीवियस ईयर जब देखते हो मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यस, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और पहले भी वही क्वेश्चन नेट और गेट से पूछे गए हैं, पुराने नेट और गेट से, जो कि बहुत आसान होते थे। अभी भी आगे वही पूछे जाएंगे। टफ क्वेश्चन की पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? तो यस, नेट और गेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो एक फ्रेमवर्क है, वहां से क्वेश्चन उठते हैं। लेकिन आसान वाले जो डायरेक्ट लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन 5 से 10% क्वेश्चन नेट गेट के आते हैं दोनों ही एग्जाम में, चाहे वो मास्टर कैडर का हो और चाहे वो लेक्चरर कैडर का हो। एक क्वेश्चन और मन में आया कि जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर एक वेव चली हुई है कि सर फिजिक्स बहुत टफ आती है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जब बच्चे सब्जेक्ट प्रेफर करते, देखो लेक्चरर कैडर वालों को तो फिजिक्स देना ही है ना, जिनका एमएससी है फिजिक्स में, उनको तो लेक्चर कैडर में देना है। उसके अलावा मास्टर कैडर में ऐसा डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि सर हमारी मास्टर्स जो है वो फिजिक्स में है, तो क्या हमें मास्टर कैडर में फिजिक्स सब्जेक्ट चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर पिछली बार दूसरे सब्जेक्ट आसान आए थे, फिजिक्स टफ आई थी, तो क्या फिजिक्स को छोड़ सकते हैं? आप खुद सोचो, आपकी एक्सपर्टीज फिजिक्स है, आपने 2 साल उस पर एक्स्ट्रा पुट किया है, उसमें आपने ईएमटी भी पढ़ी है, क्वांटम भी पढ़ी है, क्लासिकल भी पढ़ी है, आपने उसमें सब कुछ पढ़ा है। आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन को छोड़ के आप एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो जिसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं, जो आपने बहुत पहले पढ़ा था। और फिजिक्स की एक वेव चली हुई है कि फिजिक्स हार्ड आती है, फिजिक्स हार्ड नहीं आती है। थोड़ा सा ट्यून हर बार पेपर होता है, इस बार भी होगा। जब 3 सब्जेक्ट आते हैं तो एक पेपर एक सब्जेक्ट कोई टफ भी हो सकता है कंपेरेटिवली, थोड़ा तो चेंज आएगा। एज इट इज तो पिछले क्वेश्चन आएंगे नहीं कि पिछली बार पूछा था a+b क्या, इस बार a-b तो नहीं पूछेगा, समझे कि नहीं? तो थोड़ा तो ट्यून करेगा। नए एग्जामिनर होंगे, नए क्वेश्चन आ गए हैं, पिछली बार से मार्केट में 4 साल के नए क्वेश्चन हो गए हैं, तो उस हिसाब से पेपर हमेशा इवोल्व होता है, पैटर्न हमेशा इवोल्व होता है। हो सकता है इस बार कोई दूसरा सब्जेक्ट टफ आ जाए, तो क्या अगली बार फिर ये कहोगे कि जी फिजिक्स आसान आती, फिजिक्स ले लो, फिजिक्स ले लो? नहीं, कभी भी किसी भी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि एक पोर्शन टफ आ जाए, एक पोर्शन थोड़ा आसान आ जाए। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स थोड़ी सी कंपेरेटिवली टफ आ जाए, कंपेरेटिवली इजी आ जाए। हो सकता है फिजिक्स के अंदर कोई एक यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी टफ आ जाए, ईएमटी आसान आ जाए, वो सब रैंडम होता है। लेकिन क्या हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको छोड़ के सिर्फ इस बात पे कि 2022 का पेपर में फिजिक्स थोड़ी सी ट्यून हो गई थी तो इसलिए हम फिजिक्स को छोड़ देंगे? वो बहुत ही रॉन्ग डिसीजन मैं कहूंगा उसको। आपने अगर एमएससी फिजिक्स की हुई है, फिजिक्स में आपका होल्ड है, बीएससी में भी आपने पढ़ी हुई है, तो आपको फिजिक्स नहीं छोड़नी चाहिए। फिजिक्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जब पेपर, अब देखो एक चीज मानो कि अगर बाकी सब्जेक्ट आसान आ रहे हैं, उसको तो सब कर ही लेंगे, उस सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट बच्चे हैं जिन्होंने वो मास्टर्स में किया वो तो कर ही लेंगे। आप अपना एक्सपर्ट सब्जेक्ट भी छोड़ के बैठ गए, फिजिक्स आप उन वाले में चले गए। अब फिजिक्स उन बच्चों का वीक था, आपने वहां पे वो गेम छोड़ दी पूरी। आप कहाँ पे उसको कंपेयर करोगे? फिजिक्स में करोगे, फिजिक्स में आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। तो ये ना सोचें कि फिजिक्स टफ आती है और ये एक जो वेव चली हुई है फिजिक्स टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिजिक्स को अगर आप टाइम दोगे, क्वेश्चन लगेंगे, गारंटीड लगेंगे। एक बार सिलेबस करके देखो, क्वेश्चन लगा के देखो, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसे बिल्कुल जो जिन लोगों ने बहुत ही सरफेस से पढ़ाया, उसके बाद पेपर थोड़ा सा ट्यून हो गया तो बोला जी टफ आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर थोड़ा बहुत ट्यून होता है, होता रहेगा हमेशा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए थोड़े टफ क्वेश्चन डाले जाते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। बट फिजिक्स के क्वेश्चन लग जाते हैं, हो जाते हैं, आराम से हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेते हो, अच्छे से रिवाइज कर लेते तो फिजिक्स के क्वेश्चन लग जाएंगे। तो ये जो एक डाउट था बच्चों का, ये भी मैंने इसमें बताया है कि फिजिक्स टफ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टूड हुआ है पिछला पेपर, क्योंकि बच्चों ने उससे पहले बिल्कुल तैयारी उस फिजिक्स को डेप्थ में नहीं किया था। लेकिन अगर और आसपास के स्टेट्स के हम एग्जाम देखें, सेंटर के स्कूल्स के एग्जाम देखें, तो उसके कंपेयर में बहुत इजी फिजिक्स है उस एग्जाम की। ठीक है ना? और आप जब करोगे साथ में शुरू, तो ये गारंटी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट एक करके देखो, उसके सारे क्वेश्चन लगा के देखो, एक बार लेक्चर्स देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगा के देखो, मास्टर कैडर के, लेक्चर कैडर के। नहीं होता है तब बात करेंगे फिर कि फिजिक्स टफ है कि आसान है। ठीक है ना?
तो किसी भी उस बहकावे में नहीं आना है कि भाई फिजिक्स टफ है और इस सब्जेक्ट को छोड़ के, अपने सब्जेक्ट को छोड़ के हम दूसरे सब्जेक्ट्स में स्विच कर जाएं, जस्ट कि भाई एक पेपर में थोड़ा सा ट्यून हो गया था, पेपर थोड़ा सा टफ आ गया था कंपेरेटिवली। ऐसा नहीं करना है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगली बार क्या होता है, फिजिक्स आसान आ जाए, फिर क्या कहोगे उससे अगले बार के लिए कि भाई फिजिक्स आसान आती है? ऐसा नहीं, ऐसे जनरलाइज नहीं करते हैं। तो जो एग्जाम आता है वो हर एग्जाम पिछले एग्जाम से नया होता है, ये रूल है। जब आप नेट में पढ़ाते हैं, गेट में पढ़ाते हैं, तो हर बार एक बात आती है कि सर इस बार का एग्जाम ऐसा था, पिछली बार। हर बार एक नया पैटर्न देखने को मिलेगा, एक नया लेवल देखने को मिलेगा, और वही तो एग्जाम का गेम है पूरा, ठीक है ना। तो एज इट इज एग्जाम नहीं मिलेगा, और एज इट इज मिलेगा तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि वो सब कर लेंगे उसको, ठीक है ना। तो जो पेपर अगर अच्छे लेवल का आता है तो ही एक अच्छी मेरिट निकलती है। अच्छे स्टूडेंट्स जो अच्छी तैयारी करके आए हैं वो वहीं पे compete कर पाते, क्योंकि समझो एक पेपर है, मान लो 100 नंबर का पेपर है फॉर एग्जांपल, उसमें 50 क्वेश्चन बहुत आसान है, 30 क्वेश्चन मीडियम टू हार्ड है, और 20 क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल के हैं। तो जो 50 क्वेश्चन है इजी वाले, वो तो लगभग सब कर लेंगे। जिसने कम पढ़ा है वो भी कर लेगा, जिसने 6 महीने पहले पढ़ के छोड़ दिया वो भी कर लेगा, जिसको कॉमन सेंस है थोड़ी थोड़ी अपने सब्जेक्ट की वो भी कर लेगा। तो वहां तो मेरिट डिसाइड नहीं होती है, मेरिट डिसाइड होती है हमेशा मीडियम टू हार्ड लेवल पे जाके, कि जो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है उनमें कौन ऑप्टिमाइज कर रहा है, और उनमें वो बच्चे ऑप्टिमाइज कर पाते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन की है डिटेल में, जिन्होंने टेस्ट सीरीज लगाई है, जिन्होंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं ज्यादा से ज्यादा, फॉर्मूला शीट रिवाइज की है अच्छे से। वो बच्चे उन क्वेश्चंस को ऊपर जितना जितना चलते जाएंगे 50 के बाद, वहां 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 रिफाइनमेंट आती चली जाएगी स्टूडेंट्स में। तो पूरा जो क्रीम है, जो मेरिट है, वो उस नंबर पे जाती है मीडियम टू हार्ड में, ठीक है। तो बहुत इजी पेपर आता है तो वो बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रिपरेशन करो, उसके बाद एक अच्छा पेपर आए तो इट विल बी विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन ये भी हमें देखने को मिला कि सर पिछले साइकिल में हमने मास्टर कैडर एग्जाम की प्रिपरेशन की थी अच्छे से, तो क्या वो प्रिपरेशन इनफ है इस मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर एग्जाम के लिए? इसमें दोनों स्टूडेंट्स अपने अपना समझ लें, जो मास्टर कैडर से मास्टर कैडर दे रहे हैं वो भी, जो इस बार लेक्चरर कैडर दे रहे हैं वो भी, कि सर हमने 2022 वाले साइकिल में तैयारी की थी, वो किसी कारणवश हो नहीं पाया था, तो क्या वो प्रिपरेशन इनफ रहेगी इस मास्टर कैडर और इस लेक्चरर कैडर के लिए? ठीक है। तो देखो, अगर आपको लगता है कि भाई आपने उस टाइम पे जो प्रिपरेशन की थी, एग्जाम नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट केस, वो किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स के अच्छे नोट्स हैं, अगर आपको लगता है कि जो एग्जाम पिछला था या उसके बाद जो और एग्जाम्स आ रहे हैं रिलीवेंट या जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो आपके नोट्स से, आपके स्टडी मटेरियल से हो रहे हैं अच्छे से, आपके नोट्स पूरे हैं, किसी चाहे आपने कोचिंग से किए थे कहीं से या आपने सेल्फ स्टडी से किए थे, अगर वो नोट्स पूरे हैं, उनसे चीजें बन रही हैं, तो फिर आप उनको रिवाइज करिए, उनको और अच्छे से ऑप्टिमाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, नए क्वेश्चंस लगाइए, नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए, ताकि आप जो आजकल जो क्वेश्चन चल रहे हैं, जो नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं बार बार जो, उनके साथ आप थोड़ा सा ढल पाए। क्योंकि पेपर थोड़ा सा इवॉल्व होगा, वो फैक्ट है, लेकिन फैक्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो तो चेंज नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में जो इमेज चार्ज है वो इमेज चार्ज है, वो आज भी है, वो कल भी है, वो परसों भी रहेगा। हो सकता है पहले इमेज चार्ज से नहीं पूछा, इस बार इमेज चार्ज से पूछ ले, पहले मोनोपोल से नहीं पूछा, इस बार मोनोपोल से पूछ ले, यही तो डिफरेंस आएगा। तो क्या उसका क्या करना है, जो अगर आपको लगता है यू आर इनफ कॉन्फिडेंस में है कि सर हमारे पास नोट्स पूरे हैं, सिलेबस पूरा है, तो उस सिचुएशन में आप बस उसको रिवाइज करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने कर सकते हैं उतने करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए, आसपास के रिलेवेंट एग्जाम है वो करिए, और टेस्ट सीरीज करिए। मास्टर कैडर टू मास्टर कैडर में, लेक्चरर कैडर में जब हम आते हैं तो यहां पे थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है। जब यहां से यहां आएंगे तो आपको मैथमेटिकल फिजिक्स एक पूरा नया देखना पड़ेगा, क्लासिकल मैकेनिक्स एमएससी वाली ये एक नई देखनी पड़ेगी, इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो एक नया देखना पड़ेगा। 3 यूनिट तो पूरी नई देखनी पड़ेगी। तो 3 यूनिट अगर एवरेज आउट हम करके चलें तो 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन एक यूनिट के हो गए, तो 3 यूनिट आपने छोड़ दी तो लगभग 40 क्वेश्चन चले गए। 40 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए जो कि आपने पढ़े ही नहीं, तो 150 में से 40 आपके छूट गए। कुछ आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होगी, वहां पे गलतियां होंगी, जो आता है उसमें से भी गलत होगा, कुछ क्वेश्चन जो पढ़े हैं उनमें से भी नहीं आएंगे, तो मेरिट वो तो आपके नंबर कम रह जाएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको ये एक्स्ट्रा पोर्शन
ये करना है। और जो हर यूनिट में, जैसे कि ईएमटी में 4 to 5 टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं, वो करने हैं। थर्मोस्टेट में एंजेम्बल थ्योरी एक्स्ट्रा है, पार्टीशन फंक्शन एक्स्ट्रा है, रैंडम वॉक प्रॉब्लम है वो एक्स्ट्रा है, मैथमेटिकल फिजिक्स में लैपलेस फोरियर कुछ एक्स्ट्रा है, सॉरी मैथमेटिकल फिजिक्स तो पूरी ही है, और एक सब्जेक्ट और कौन सा है, क्वांटम मैकेनिक्स रहेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आपकी पर्टर्बेशन थ्योरी एक्स्ट्रा है, वेरिएशनल प्रिंसिपल, WKB मेथड्स, वो सब चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा हैं। तो ऐसे करके ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस केस में आपको ये तो देखो करने ही करने हैं, जो ये एक्स्ट्रा है ना ये तो करना है, इससे क्वेश्चन आते हैं, छोड़ नहीं सकते इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो उस केस में अगर ये नोट्स इनफ हैं, यहाँ पे इनफ कॉन्फिडेंस है उन 6 यूनिट्स में पूरा, उसके बाद ये 3 यूनिट्स और उन 6 यूनिट्स के जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं सिर्फ वो कर लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर तीसरा ऑप्शन कि अगर सर पढ़ा था लेकिन उतना अच्छा नोट्स नहीं है, उतनी अच्छी रिवीजन नहीं है, तो हम क्या करें? उस केस में आप शुरू कर सकते हैं अभी भी। उसमें क्या होगा कि आप लेक्चर देखना शुरू करें, जिन सब्जेक्ट्स के आपके पास नोट्स अच्छे हैं उन लेक्चर्स को आप साथ साथ देखते चले, अपने नोट्स के साथ मैच करते चले, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो नोट डाउन करते चले, और जो नए लेक्चर्स मिलते हैं, जो नए टॉपिक्स हैं, जो नई यूनिट्स हैं, उनके एकदम सेपरेट नोट्स बना लें, तो वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी पूरे सिलेबस की। तो वो उसके साथ आप इसको ऐसे मर्ज कर सकते हो, ठीक है। और अगर बिल्कुल ऐसा टच छूट गया कि सर वो तैयारी की ना की बराबर हो गई है, तो उस केस में आपको फ्रेश तैयारी करनी चाहिए दोनों ही एग्जाम के लिए, मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो नए बच्चे इसको देख रहे हैं, एक मोटी मोटी हम बात करें तो 2 यूनिट ऐसी हैं जो सिर्फ मास्टर कैडर में है, 3 यूनिट ऐसी हैं जो सिर्फ लेक्चर कैडर में है, और लगभग जो आपकी बाकी 6 यूनिट्स बच गई वो आपके लिए कॉमन है, ठीक है ना। तो ये आपका एक एग्जाम है। यहां पे 2 यूनिट कौन कौन सी हो गई? वेव ऑसिलेशन ऑप्टिक्स, वेव्स ऑसिलेशन ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स, ठीक है। ये आपकी लेक्चर कैडर में नहीं आएंगी। लेक्चर कैडर में क्या है? मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेरिमेंटल मेथड की एक यूनिट, वो 3 यहां पे नहीं। बाकी EMT, क्वांटम, थर्मोस्टेट, एटॉमिक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल, वो सारा इसमें है। कुछ कुछ टॉपिक्स में फर्क है, जो 4 5 5 टॉपिक बताए हैं उसमें। तो आप जब कोर्स करते हैं तो आपको पूरा सेपरेट करके ये बता दिया जाता है, ताकि आपको जो भी एग्जाम का टारगेट करना है, चाहे मास्टर कैडर चाहे लेक्चर कैडर, जैसा नोटिफिकेशन आता है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपको प्लान करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लेक्चर कैडर भी देना है और मास्टर कैडर भी देना है, समझे कि नहीं। तो उस हिसाब से फिर वो ईजिली इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस आपको अपने कोर्स में मिल जाएगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये डाउट भी आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन जो और आया कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हमें एक लाइव कोर्स की तरफ जाना चाहिए या हमें एक रिकॉर्डेड बैच की तरफ जाना चाहिए? देखो, दोनों कोर्सेज की अपनी अपनी खासियत है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रिकॉर्डेड बैच में मिलती है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग, विदाउट एनी लिमिट ऑफ द फैकल्टी, कि भैया एक दिन में आपको पहले फॉर एग्जांपल समझो कि भैया अगर आप EMT कर रहे हो तो EMT में पहले समझो कि आपको दिन का 2 लेक्चर 3 लेक्चर इतना ही मिल सकता है मैक्सिमम। लेकिन अभी टाइम है कि अगर आप अभी फुल प्रिपरेशन पे बैठे हो तो नाउ यू कैन कवर होल EMT इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, होल क्वांटम मैकेनिक्स इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो आपका जो सिलेबस कवरेज है वो जल्दी हो जाता है प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में। बाकी सब चीज़ें, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, वो आपको डेली डेली मिलती रहती है, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कौन से कितने लेक्चर देखने हैं, वो सारा आपको शेड्यूल मिल जाता है। बस रिकॉर्डेड बैच में क्या होता है कि आपको एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है टाइमिंग की, आप अपने अकॉर्डिंग कितने भी लेक्चर देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, और थोड़ा सा स्पीड को इंप्रूव करके भी देख सकते हो, सो दैट सिलेबस थोड़ा सा आपका फास्ट कवर हो जाए। बाकी तो जो टेस्ट सीरीज होती है वो सब लाइव होती हैं, और जो डाउट डिस्कशन है वो आप लेक्चर वाइज कर सकते हैं। तो बाकी कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है, और यही कारण है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो रिकॉर्डेड बैच को प्रेफर करते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन है, एक अगला क्वेश्चन ये है कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, मेरी प्रिपरेशन डन है, मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूं, कहां से करूं? ठीक है, एक ये केस है एक।
उस केस में क्या है कि आपकी प्रिपरेशन पूरी है, आपको लग रहा है कि आपने सिलेबस कर लिया है अच्छे से, देन रिवाइज द सिलेबस, स्टार्ट रिवाइजिंग द सिलेबस वाया शॉर्ट नोट्स, पहले तो अपने नोट्स के थ्रू, देन शॉर्ट नोट्स, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। एक यूनिट आपने पूरी कर रहे हो, उस टाइम पे उसके टॉपिक वाइज उसकी सीट्स लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आपको सब्जेक्ट की वीकनेस पता लग जाए कि इस सब्जेक्ट के किस यूनिट से मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल जो एग्जाम आता है उसमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है, कैसे हमें उसको फिल्टर आउट करना है, कैसे अपने टॉपिक्स के साथ कनेक्ट करना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है। और तीसरा, फिर अपनी टेस्ट सीरीज लगाएं। टेस्ट सीरीज में आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाएं और फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाएं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें वाया प्रैक्टिस सीट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज, और अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। एक दो दिन में एक सब्जेक्ट किया, फिर अगले 2 दिन में एक और, फिर एक और, फिर रिवाइज करते चले गए। रिवीजन जितनी बार होता रहेगा उतना ही आपकी प्रिपरेशन है वो और स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सर अगर हम कोर्स करते हैं मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर का, उसका क्या एडवांटेज है, उसका क्या बेनिफिट हमें और मिलेगा। देखो, मैं आपको एक स्पष्ट सी बात, बिल्कुल ऑनेस्ट सा आंसर मैं आपको बताता हूं कि जो फिजिक्स का जो सिलेबस है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो आपको वो सिलेबस, वो टॉपिक हर जगह पे मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको एनपीटीएल पे मिल जाएगा, आपको किसी टेलीग्राम में मिल जाएगा, आपको इंटरनेट पे नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट है वो कोई बहुत सुप्रीम कंटेंट किसी का ऐसा है कि भाई जो पहले कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा नहीं है। ठीक है, कोर्स आपको क्या करता है, कोर्स आपको डिसिप्लिन बनाता है। पहली चीज कि आपका डेली का टारगेट फिक्स हो जाता है कि मुझे आज इस सब्जेक्ट के इतने लेक्चर्स करने हैं, आज मुझे इस सब्जेक्ट की ये प्रैक्टिस करनी है, आज मुझे ये टेस्ट लगाना है। और एक मेंटोर आपको मिल जाते हैं कि भाई अगर मेरे को डाउट आता है तो मेरे को इनसे बात करनी है, ये मेरे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको एक एक्सेस मिल जाता है, एक एक्सपीरियंस फैकल्टी का, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, कि भाई कोई डाउट है वो पूछ सकते हो, ताकि आप उस डाउट पे अड़े ना रहें, आगे बढ़ जाएं। फिर उसके बाद और आपका एक पैटर्न बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि एक टॉपिक कहीं से देखा, दूसरा कहीं से देखा, तीसरा कहीं से देखा, कुछ नोट्स बने, कुछ नहीं बने, किसी ने अलग नेट के लिए पढ़ाया हुआ है, किसी ने अलग एग्जाम के लिए पढ़ाया हुआ है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि आपका सिलेबस कैसे कवर हुआ है, क्योंकि हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है। नेट की अलग है, एमएससी एग्जाम्स की अलग है, मास्टर कैडर की अलग है, लेक्चर कैडर की अलग है, एनवीएस केवीएस की अलग है। तो जब कोर्स आप करते हैं तो आपको एक डेडिकेटेड टारगेट कोर्स मिल जाता है कि मेरे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है बस, और उस स्ट्रक्चर में आप चलते चले जाते हैं तो आपकी एनर्जी सेव होती है और आपके एफर्ट्स हैं वो ऑप्टिमाइज होने लगते हैं। तो ये एक बेनिफिट होता है कोर्स के साथ। हमारे साथ आप मास्टर कैडर लेक्चर कैडर का कोर्स करते हो तो उसमें आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, दोनों ही मास्टर कैडर और लेक्चर कैडर के सिलेबस के ऊपर, और बहुत अच्छे से सेपरेट आउट किए हुए कि आपको इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस बुक्स मिल जाएंगी विद सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर एंड रिलेवेंट एग्जाम्स के। उसके अलावा आपको फॉर्मूला शीट्स, शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए, वो सारे खुद से बनाए हुए हैं, सो दैट आप आखिर में उनको रिवाइज कर लें जब एग्जाम नजदीक आए तो। ठीक है ना, और जो भी टेस्ट सीरीज है वो भी विद सॉल्यूशन इसी कोर्स के अंदर होती है। तो जब आप एक बार कंटेंट कर लेते हैं, कोई यूनिट कर लेते हैं, आप उसके टेस्ट लगा के देख लो, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाती है, तो आप देख सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसको और चैनलाइज कर सकते हो और थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक कोर्स का जेन्युइन फायदा होता है जिसके थ्रू आप लर्न करते हैं, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ये क्वेश्चन था कि मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर के लिए, मास्टर कैडर साइंस और लेक्चरर कैडर फिजिक्स के लिए कौन कौन से कोर्सेज और स्टडी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। ठीक है, एक तो डिटेल्ड वीडियो लेक्चर कोर्स है जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग इज देयर। वो कंप्लीट पैकेज है जिसमें सब कुछ है। उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, किसी यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी टेलीग्राम पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी अलग से कुछ एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। तो एक तो वो डिटेल्ड कोर्स है।
ठीक है। सिमिलरली एक टेस्ट सीरीज का कोर्स अलग है, जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं तो उसमें 55 प्लस टेस्ट हैं, जो सब्जेक्ट वाइज वो शुरू हो चुकी 20 मार्च से, उसका पहला टेस्ट हो चुका है, नेक्स्ट टेस्ट आने हैं। फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, इसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। तो इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस की कवरेज है, बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एकदम डेडिकेटेड टू दी मास्टर कैडर एंड लेक्चर कैडर। और स्टडी मटेरियल के लिए आपके साथ आपको प्रैक्टिस सीट और PYQ मिल जाएंगे। ठीक है। फिजिक्स, मास्टर कैडर फिजिक्स, मास्टर कैडर फिजिक्स का कोर्स आपको मिल जाएगा। सिमिलरली मास्टर कैडर केमिस्ट्री का कोर्स आपको मिल जाएगा। ये दोनों ही कोर्स इंडस्ट्री के बेस्ट कोर्स हैं मास्टर कैडर के लिए। इनका जो कंटेंट है वो आप देखोगे, देन यू विल फील कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचता, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता है। मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड मोस्ट यूनिक एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट। इसके अलावा आपको लेक्चरर कैडर फिजिक्स, एंड टेस्ट सीरीज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और ये लेक्चर कैडर फिजिक्स मैंने लिखा तो मेरे दिमाग में फिर से एक बात आई कि जब लेक्चर कैडर फिजिक्स की बच्चे बात करते हैं, जब पूछते हैं डाउट्स, तो उनमें एक थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील होता है कि सर लेक्चर कैडर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इवन आफ्टर दे आर MSc। तो वो क्यों आ रहा है कि वो इसलिए आ रहा है कि वो जो एक वेव चली है कि भाई फिजिक्स तो होती नहीं है, फिजिक्स तो टफ आती है। लेकिन ध्यान रखो कि जो MSc का बच्चा है उसके लिए लेक्चरर कैडर पहला टारगेट है, पहला टारगेट है। एक अच्छा एग्जाम पैटर्न है, उसके लिए प्योर फिजिक्स का एग्जाम आ रहा है, एक एग्जाम अबव द लाइन, जॉब डन। ठीक है। तीसरा, बाकी स्टेट्स के कंपेयर में यहां पे आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा ड्यू टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, तो उस वजह से आपके चांस और हाई हो जाते हैं। तो आप ऐसे ना सोचें कि MSc होते हुए आप लेक्चर कैडर को जरूर टारगेट करें, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। कई 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 स्टूडेंट्स ये बात करते हैं कि सर MSc तो फिजिक्स में है लेकिन टारगेट सिर्फ मास्टर कैडर तक का है। दोनों ही एग्जाम कोई बुरे नहीं है, दोनों ही एग्जाम में कोई वो नहीं है, दोनों एग्जाम अच्छे हैं जो हो जाए। लेकिन जब आपने MSc की है तो उसका एक एडवांटेज भी आप ले सकते हैं, आप लेक्चरर कैडर में एलिजिबल हैं, आप लेक्चर कैडर का एग्जाम अच्छे से दें, कॉन्फिडेंस के साथ दें, तो उसकी तैयारी करें और उसको एग्जाम को दें। ठीक है ना। तो लेक्चर कैडर में 150 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं, उसमें बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट टिक मार्क आते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। सो इस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा त्याग दें कि भाई फिजिक्स तो होती ही नहीं है, फिजिक्स तो टफ है, ऐसा नहीं है। यू कैन डू इट इफ यू विल स्टार्ट विथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर हार्डवर्क एंड प्रॉपर कंसिस्टेंसी, तीनों चीजें हो जाएंगी। ठीक है। सो प्राइस क्या है और डेमो लेक्चर्स, एक क्वेश्चन ये जो बार बार स्टूडेंट्स ने पूछा, पिछली वीडियो में वैसे बताया था लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर क्या है। प्राइस स्ट्रक्चर मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर फिजिक्स के का जो कोर्स है उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 7500 है, लेकिन अभी ये 6500 चला है 28 मार्च तक। ठीक है। 6500 में आपको मास्टर कैडर फिजिक्स प्लस लेक्चरर कैडर फिजिक्स की कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। ठीक है। टेस्ट सीरीज का जो प्राइस है वो जो सिर्फ अकेली टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं उसका प्राइस 999 है फिजिक्स की। ठीक है। सिमिलरली आप केमिस्ट्री के लिए मास्टर कैडर केमिस्ट्री का कोर्स भी कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। ठीक है। और डेमो लेक्चर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो डेमो लेक्चर्स, पहला तो डेमो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे लेक्चर्स तो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा जब आप ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करेंगे, ये ऐप आपने इंस्टॉल करनी है, ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट ऐप। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गो फॉर द ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट, आपको मिल जाएगी ऐप, और उस पर आपने डेमो कोर्स आपको दिख जाएगा। उस डेमो कोर्स के अंदर 100+ वीडियोज़ हैं जो आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो उस कोर्स के अंदर आप देखिए, डिसाइड करिए, लेकिन जल्दी डिसाइड करिए। ठीक है ना, ज़्यादा डिले डेमो में नहीं डालना है। आपने थोड़ा सा देखा, एक बार एक्सप्लोर किया सारे सब्जेक्ट्स को, दो तीन लेक्चर, एंड देन डिसाइड या तो करना है या नहीं करना है, सिंपल।
ठीक है ना। तो डेमो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो और ग्रेविटॉन ऐप पे भी देख सकते हो, ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट ऐप। इस पे आपको डेमो कोर्स के नाम से एक लेक्चर मिल जाएगा, एक कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को आप एक्सेस करके बहुत सारी वीडियोज, उसमें सभी सब्जेक्ट की शुरू की कुछ वीडियो डाली हुई हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। और अगर आप आईफोन यूजर हैं तो उस केस में आपको क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करनी है, क्लास प्लस। और क्लास प्लस ऐप जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो ORG कोड मांगेगा, वहां पे डालना पे KBTSY, KBTSY। ये कोड जब आप डालेंगे और अपने क्रेडेंशियल डालेंगे तो आपकी जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगी ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट की। ठीक है, वहां पे भी आप डेमो कोर्स देख सकते हो। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे, कॉमन डाउट्स थे जो मैंने इस वीडियो में लेने की कोशिश की है, जो कि बच्चों के माइंड में बार बार हिट कर रहे थे। तो मेरा एक टारगेट था कि मैं आपसे बात करूं और बताऊं कि इन चीज़ों का ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है ऐसा। ठीक है। फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, अभी भी ऐसा कोई माइंड में एक डाउट है कि सर इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या करना चाहिए, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो वो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा 9466992853। इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी बात आप पूछना चाहते हैं, या कोई कोर्स के रिगार्डिंग या कोई जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी प्रिपरेशन के बारे में, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू डिस्कस। दिस आर द कॉन्टैक्ट नंबर। ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस, और कोई नई अपडेट होगी और कोई नई बात हमें पता चलेगी स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम इसी चैनल पे लेते रहेंगे। और कुछ जो फ्री सेशंस है वो भी यूट्यूब पे आते रहेंगे, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। सो बाय बाय, हैव ए गुड टाइम। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस। बाय बाय।